चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने अर्चना को फोन पर ही बता दिया था कि आज मैं जल्दी लौटूंगा, फिर भी पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैंने खींचते हुए जूते उतार कर सामने रखी लकड़ी के दराज के अंदर रखा। मैंने इधर उधर देखा मगर मुझे वो कहीं नहीं दिखे, तो हार कर आवाज दिया, अर्चना, अर्चना। अरे कहाँ हो यार, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। कोई आवाज नहीं आई उसकी। मैंने उसके मोबाइल पर भी ट्राई किया मगर वो भी बंद था। अब मेरा मन कुछ घबराने लगा था। इस घर में हमें आए हुए करीब 6 महीने होने को थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हर रोज तैयार होकर मेरे घर लौटने का इंतज़ार करते बालकनी में मिलते थे। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और नीचे आकर गैरेज में, गार्डन में और भी कई जगहों पर देखा मगर वो कहीं नहीं मिले। मैं परेशान हो उठा। मैं एक डॉक्टर था। मेरी पोस्टिंग पहली बार मुंबई जैसे बड़े शहर के बाहरी इलाके में हो रखे थे। शहर में रहने पर हॉस्पिटल की दूरी ज़्यादा होने की वजह से मुझे शहर के किनारे एक घर किराए पर लेना पड़ा था। सामने ही एक पुराना सा घर था। शायद शहर से दूर होने के कारण मालिक यहाँ नहीं रहता था। वैसे भी शहर से काफ़ी दूर ही थी ये जगह। सब कोई मेरे जैसे नहीं थे। सोचते थे कि शहर से दूर रहने के बजाय शहर में रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि आने जाने की सुविधा होती है। अर्चना से मेरी शादी हुए लगभग 2 साल हुए थे। इसी साल हमने गृहस्थी बढ़ाने की सोची थी और अब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। बहुत खुश थे हम दोनों। अच्छी पत्नी, अच्छा घर, अच्छी नौकरी। अब किसी को और क्या ही चाहिए होगा इससे ज़्यादा। अचानक ही मेरा तबादला इस सुनसान जगह पर हो गया। मेरी नौकरी हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इस कारण मुझे जाना ही पड़ा। तभी मुझे ध्यान आया। अचानक ही मुझे कुछ ख्याल आया और हॉस्पिटल का एक नज़ारा मेरे आगे पीछे घूमने लगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए ना उसे क्या हो गया है। एक 40 साल की महिला मेरे कैबिन में घुस गई, मेरे पैरों पर गिर पड़ी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अचानक उसने अपना चेहरा उठाया तो मेरा दिमाग भक्क रह गया। उसकी आंखों की पुतलियों से खून निकल रहा था। माथे के बीचों बीच खून की एक तेज धार बह रहे थे। मैं एक डॉक्टर होते हुए भी थोड़ा डर गया। इस वजह से नहीं कि उसके माथे से खून बह रहा था, बल्कि इसलिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो औरत इतनी चोट खाने के बावजूद भी अपने बेटे के लिए रोए जा रही है। मैंने उसे उठाते हुए बोला, देखिए, मेरी ड्यूटी का समय पूरा हो गया है। अब दूसरे डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। चूंकि शाम हो रहे थे तो मैंने अपनी असमर्थता जताई। नहीं साहब, मेरा बेटा मर जाएगा साहब, मेरा बेटा मर जाएगा। कहते हुए फिर से एक बार मेरा पैर पकड़कर रोने लगी। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उठकर मैं चला आया। मुझे लगा कि दूसरे डॉक्टर्स केस देख लेंगे। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि एक तेज चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अंधेरा हो चुका था। मैंने जल्दी से एक टॉर्च उठाई और आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ा। मुझे लगा कि हो ना हो यह आवाज़ अर्चना की है। जैसे ही उस पुराने घर के पास पहुंचा, एक तेज बिजली चमकी और सारे इलाके की बिजली चली गई। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। हाथ में टॉर्च लेकर मैं दौड़ा चला जा रहा था। फिर से एक बार वही आवाज़ गूंजी। अब आवाज़ स्पष्ट आ रहे थे। आवाज़ अर्चना की ही थी। मैंने टॉर्च चलाई
देखा आसपास कोई नहीं था। मैंने देखा कि उस घर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था जिस पर जाले लग पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से ताले को खोला नहीं गया हो। मैंने ताले को उलट पुलट कर देखा। मुझे कुछ भी होश नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं गेट को पैरों से लगातार ठोकर मारे जा रहा था। तभी मेरी नज़र एक टूटे ग्रिल पर पड़ी। ताला तो खुल नहीं रहा था। मैंने ग्रिल को जोर से खींचा। थोड़ी सी जगह बनी तो मैं अंदर गया। तेजी से दौड़ कर जाना चाहा। चारों तरफ अंधेरा छाया था। तभी मेरा पैर किसी चीज में फंसा और मैं गिरते हुए एक तरफ लुढ़क कर चला गया। मेरे पैरों में चोट लग गई थी। घुटने और हाथों से खून रिसने लगा था। हथेली और उंगलियों से खून टपक रहा था, पर मेरे अंदर जुनून छाया हुआ था। फिर से एक बार अपनी शक्ति को समेटा और लंगड़ाता हुआ उस पुराने घर की तरफ बढ़ गया। सारा दृश्य एक फिल्म की सीन की तरह घटित हो रहा था। वही घटनाएं, वही आवाजें, वही बिजली कड़कना, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मैंने टॉर्च चलाया और इधर उधर देखा। दरवाजे तक पहुंच गया था मैं। अचानक मेरे आगे से कोई साया तेजी से गुजरा और फिर एक तेज आवाज आई किसी के चिल्लाने की और एक सन्नाटा सा छा गया। मैंने ताकत समेटा और दरवाजे को धक्का दिया। चड़मड़ाहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। घुप अंधेरा छाया हुआ था। मैंने टॉर्च चलाया और इधर उधर मुआयना किया। सफेद दीवारों पर काली काली स्याह लकीरें उभर आई। चारों तरफ सफेद मकड़ियों के जाले लगे हुए थे, जिसके बीच बीच में मकड़ियों के साथ साथ छिपकलियां भी मरी पड़ी थी। दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी जिस पर हार टंगा हुआ था। अचानक उस तस्वीर को देखकर मैं चौंक गया और दिमाग में एक बात कौंध गई। हो ना हो ये वही औरत है जो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। अभी जो मैं सोच रहा था कि एक बिल्ली अचानक ही मेरे सिर पर कूदी। मैंने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और जोर से चिल्लाया, कोई है क्या यहाँ? फिर से एक सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी आंखें खोली। देखा दीवार के जिस भाग पर तस्वीर टंगी हुई थी उस जगह एक तेज रोशनी चमक रही थी। एक परछाई नजर आई मुझे। सफेद सुर्ख पोशाक, आंखों की पुतलियां, सुकून रिश्ता हुआ, बाल बिखरे हुए, माथे के बीचों बीच खून की धारा बह रही थी। ठीक वैसे ही जैसे आज मैंने हॉस्पिटल में देखा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। आंखें उस तेज रोशनी से चौंधी आ रही थी। तभी एकाएक वो साया रोशनी के साथ ही गुम हो गया। उसी बिल्ली के रोने की आवाज गूंजने लगी। पसीने से नहा गया था मैं। साथ ही एक अट्ठास गूंजने लगा, एक भयानक आवाज। क्या देख रहे हो डॉक्टर? अपनी बीवी को ढूंढ रहे हो या फिर अपने होने वाले बच्चे को ढूंढने आए हो? मिलना चाहोगे उनसे? देखो, तभी एकाएक बिजली के बल्ब चलने बुझने लगे। लाल सुर्ख बल्ब की रोशनी में सिर्फ इतना ही देख पाया कि कमरे के बीचों बीच लगे झूमर में एक रस्सी के सहारे लटकी अर्चना अचेत अवस्था में थी। मैं उसे छुड़ाने के लिए जैसे ही लपका, डॉक्टर तुमने मेरे बच्चे को नहीं बचाया, अब तुम्हारा बच्चा भी नहीं बचेगा। उस औरत ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक ही मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। मैंने अपने बगल में देखा तो अर्चना वहां सोई पड़ी थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी मैंने जो देखा क्या वो सपना था,
क्या मैं सीधे घर आया और क्या अर्चना मुझे यहाँ पर मिल गई थी? मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, मगर मैं इतना जान चुका था कि अब मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैं सीधे अस्पताल गया। मैंने वहाँ पर पता किया कि वो औरत और उसका बच्चा कौन से वार्ड पर है। मैं वहाँ गया और उस केस के जो इंचार्ज डॉक्टर थे, मैंने उनसे वो केस ले लिया। वो केस मैंने संभाला और उन दोनों माँ बेटे को मैंने बिल्कुल सही कर दिया। खैर, उस दिन के बाद मुझे वो सपना फिर कभी नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित MBA कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल के छत पर 4 दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक बॉटल थी। उनके हाव भाव से लग रहा था कि शायद उस बॉटल में शराब थी। भाई बस ये 2 दिन और बीत जाए, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट है। सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल पे छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, ये सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा, हाँ भाई, जब जिंदगी भी पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है तब ये कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है यार। देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मगर सालों, क्या हम सभी उस घटना को कभी भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा, साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना ज़रूरी है क्या? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दिया कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा, वो बात हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं। रजत ने कहा, अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थे जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अचानक वो भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घर घर की आवाज़ें आने लगी। चलो भाई, मौसम ख़राब हो रहा है, चलो नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से बेहतर है कि हम सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो ही जाएं। देवेश ने कहा। इसके बाद वो चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लौरी आंखें चमक रहे थे और अगले ही पल वो गायब था। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6-6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहां फिर दोनों ओर 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम और दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था। वो उसके सामने वाला कमरा विनोद का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा कर रहा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहाँ शमशान से भी ज्यादा खामोशी पसरी थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सोए हुए थे। पूरे हॉस्टल में खामोशी पसरी हुई थी। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह अब गलियारे में लगा बल्ब भी जल बुझ होने लगा था। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के
फफक फफक कर रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही एक फत्ती सी गाली देता हुआ वो बोला, कौन है यार, लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय। और वो नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। हाँ, बल्ब जरूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरी दूसरी मंजिल छान मारी, मगर कहीं कोई नहीं मिला। थक कर वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी रोने की आवाज़ और तेज हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वो आवाज़ बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है यार लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट्स भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज़ अब पूरी तरह से बंद हो गए थे। इस बार वो थोड़ा सकपका गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वो अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को घूरे जा रहा है, और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा। पर सामने देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसके सिर्फ आंखें चमक रहे थे, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वो आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आ रहे थे और करीब आती गई। कौन? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही साया है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ। उस काले साए ने आवाज में एक अलग ही लचक के साथ कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? कहता हुआ रजनीश उस साए को मारने के लिए पलटा ही था, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपने बाईं ओर लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सिर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब शांत। वो साया गायब हो चुका था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर देवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था, और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वो दिन जितनी मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज़्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी। तीनों ने बामुश्किल खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर वो बीती रात अपनी आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश वो अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश उसके आंखों के सामने याद आ रहे थे। जैसे तैसे आंखें मूंद कर वो सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश, उस आगंतुक ने बाहर से आवाज दी। वो आवाज तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान नहीं था। विनोद? देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाज़ा खोल,
वो आवाज अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गए थे। देवेश की कमरे की लाइट भी बंद हो चुके थे। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वो कौन था। दरवाजा खोल, वो भयानक आवाज फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था। भड़ाक की आवाज हुई और दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर चुका था। ज, 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 तू? देवेश की आवाज में डर झलक रहा था। हाँ मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में ताकत नहीं थी तुम लोगों को जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में भी ताकत है और शक्ति भी। अब मैं बदला लूँगा, उस साय ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वो एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दे जाए, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने दे भाई, प्लीज प्लीज, देवेश घिघियाता हुआ बोला। जय के सामने हाथ जोड़कर वो खड़ा था। कभी मैं भी ऐसे ही बोला करता था, तुमने छोड़ा था मुझे, जय ने गुस्से में कहा। वो अब भी एक साय के ही रूप में था। उस खुप अंधेरे में सिर्फ उसकी बिल्लौरी आंखें ही चमक रहे थे। मुझे छोड़ दे। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरा सिरा पंखे से जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और गर्दन एक ओर मुड़ी हुई थी। जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाज़ा वापस अपनी जगह लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो सब सुन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उसमें सफ़ेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। पूरी लाश सड़ चुकी थी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। देवेश तो कल रात ही मरा था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी उसकी लाश कैसे सड़ सकती है? रजत और विनोद अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्हें भी अब अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसकी सज़ा उनके दो दोस्तों को मिल चुकी है और शायद अब इन दोनों को भी मिलने वाली थी। रजत और विनोद वहीं पास ही में खड़े पुलिस अफसर के पास गए और उन्हें अकेले में बात करने के लिए राज़ी कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उस अफसर को पूरी बात बता दी। दरअसल रजत, विनोद, देवेश और रजनीश, ये चारों दोस्त एक जूनियर जयंत उसकी रैगिंग लिया करते थे। बहुत ही बुरी तरह से उसे जलील किया करते थे। एक दिन वो लोग हॉस्टल की छत पर जयंत को ले गए और उसे पूरी तरह से जलील करने लगे। जयंत हॉस्टल के छत पर किनारे पर बैठा हुआ था और गलती से इन लोगों का झटका जयंत को लगा और जयंत छत से धड़ाम से नीचे जा गिरा। गिरते ही उसकी मौत हो चुकी थी। चारों दोस्तों ने वहाँ से निकलना ही सही समझा और वो लोग वहाँ से निकलकर अपने अपने कमरे में आ गए। इस घटना को हॉस्टल की तरफ से आत्महत्या करार दिया गया। तब भी उन चारों दोस्तों ने किसी को कुछ नहीं कहा और ये राज हमेशा के लिए अपने में ही रखा और शायद इसीलिए उन लोगों को उनकी सज़ा मिली। बाकी अब बचे दो दोस्त
उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और फिर उन्हें कुछ नहीं हुआ।